बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तमाम लेक्चर्स यहाँ पे सेकंड ईयर बायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स दिए हुए हैं। ये न्यू जो फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 12th की, उसके लेक्चर्स हैं, आप लोग इनको विज़िट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तमाम लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी फ़ैसिलिटी के लिए ये प्ले लिस्ट बना दी गई है। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसके बाद आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, देखें, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अभी करंटली हमने इम्प्रूवमेंट की क्लासेस स्टार्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी जा रही हैं और ज़बरदस्त फीडबैक है। ऑनलाइन हमारे पेड कोर्स फर्स्ट ईयर के हवाले से तो हमारा जो पेड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कह लें, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस चल रही हैं, लेकिन एक हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का, यानी 4 मंथ का जो ना एक सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स जो ना हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं बायोलॉजी के हवाले से। तो उसकी जो टोटल चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस, टोटल का मतलब इसके अलावा आपसे कोई और फ़ी नहीं ली जाएगी। आपको जो ना वीकली टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। वीकली टेस्ट के अलावा जो ना आपको यहाँ पे मंथली टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा समझ लें, आपकी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी एकेडमी ऐसी तैयारी नहीं करवाएगा जो यहाँ पे मैं करवाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको पता है जो मुझसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब फर्दर ये है कि ये जो बायोलॉजी के रिवीजन की बात कर रहे हैं, स्पेशली हमारी फोकस किस पे है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पे। आपके अगर कोई सिस्टर है, अगर आपका कोई भाई है, वो पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में या आप खुद सेकंड ईयर में है, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इवन जब दो एक ही सिबलिंग आएंगे तो उसमें से इंशाल्लाह हम आपको कंसेशन भी कर देंगे। अच्छा, और अगर 9th और 10th के भी बायोलॉजी के बच्चे हैं, वो आपके ही सिबलिंग में से हैं, तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब के साथ यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, स्पेसिफिक फोकस है, आपको टेस्ट सीरीज, आपके मिस्टेक्स टेस्ट में आपका जो इनपुट आप जो दे रहे होते हैं, उसका आउटपुट फीडबैक जो हम आपको देंगे ना, वो आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने इस अपने पूरे इस कंप्लीट लेक्चर को, पूरे चैप्टर को हमने ख़त्म करना है। बस आप लोगों की जो ना साथ में ऐसा समझ लें, जो रजिस्टर है, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें ले लें। कोई कॉफ़ी शॉफ़ी का भी बंदोबस्त कर लें, चाय शाय का बंदोबस्त कर लें, नहीं तो कोई पल्सेस वगैरह, ये मतलब पीनट्स वगैरह, पल्सेस नहीं उठा लेनी, ठीक है। तो वो साथ में ले लें ताकि जो आपका माइंड है वो भी फ्रेश रहे और आज का हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाए। चलें जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है। एक ऐसी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं बेटा, वो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन्स यानी नर्व्स की वजह से होता है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं, दो तरह के केमिकल्स होते हैं। कुछ होते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर। और उसके अलावा जो है ना फर्दर आप बात कर लें हार्मोन की, तो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आप एपिनेफ्रिन की बात कर लें, ठीक है। अच्छा, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा? बाज़ अवत ऐसा होता है कि जो सेल, मतलब जो नर्व है या मैसेज है, वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो अब ऐसे के लिए जो है ना स्पेसिफिक केमिकल्स जाके स्पेसिफिक सेल तक जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑल सेलुलर फंक्शंस नीड रेगुलेशन, मतलब जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। अब नर्व फाइबर्स डू नॉट रीच एवरी सेल, नर्व सेल जो है ना, नर्व फाइबर की बात कर लें या न्यूरॉन्स की बात कर लें, वो हर सेल तक नहीं जा सकती। हेंस एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसमें एक स्पेसिफिक एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर आप बात करें बच्चों, तो इसमें वैसे ग्लैंड्स के हवाले से जो ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जो ग्लैंड है वो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन, और दूसरा होता है एंडोक्राइन। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम होता है। उस स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम के जरिए क्या करते हैं? अपने जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं? उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे बात कर लें, जस्ट वेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात कर लें पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज अपने जो सेक्रीशन है उसको पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या करता है? सेक्रीट करता है। पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या करता है? सेक्रीट करता है। अब मैं एंडोक्राइन ग्लैंड को थोड़ा सेपरेटली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, अब बच्चों इसकी अगर आप बात करें
कि इसमें कोई स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो अब इसमें जो केमिकल्स हैं वो सेक्रीशंस हैं वो किसके ज़रिए, बाय ब्लड के ज़रिए क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स या आप कह लें स्पेसिफिक आर्गन कह लें या स्पेसिफिक रिसेप्टर कह लें, उस स्पेसिफिक रिसेप्टर तक क्या जाएंगे, ये केमिकल्स जाएंगे और वहाँ पे क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जाके ये स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है, वहाँ पे जाके इफेक्ट करेंगे और क्या जनरेट करवाएंगे, जो रिस्पॉन्स है या जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो जनरेट करवाएंगे, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इनका कोई स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब इनके जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं वो केमिकल्स, ठीक है। अब वो केमिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड के जरिए ट्रैवल करती हैं और कहाँ पे जा रही होती हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर साइड पे स्पेसिफिक टारगेट सेल होता है, उस टारगेट सेल पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं और वो फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। फर्दर बेटा हम एंडोक्राइन या एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन की बात करें, एक तो ये केमिकल रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल करता है और सब्सटेंसेस की जो ना ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, मेम्ब्रेन से जो ना चीज़ों को गुजरना। फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है और सेक्रीशन मतलब डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट केमिकल सेक्रीट करते हैं, इस चीज़ को भी वो रेगुलेट करता है। इंट्रोडक्शन टू हार्मोन्स, जैसे कि हम लास्ट टाइम भी यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो स्पेसिफिक केमिकल्स हैं वो क्या होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, जो स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुँचते हैं। तो हार्मोन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स यानी आप कह लें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह लें वो सेक्रेट करती हैं, ये ब्लड के जरिए ट्रांसफर होते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन तक। राउंड अबाउट 50 हार्मोन्स जो है ना, ओवर 50 हार्मोन्स हमारे जो ह्यूमंस है उसमें क्या है, आइडेंटिफाइड है। अब इन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं, ब्लड एंड फ्लूइड यानी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्ट फंक्शंस हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, स्लीप वेक साइकिल और जो मूड है उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। होमियोस्टेसिस में मतलब ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, फर्दर जो फ्लूइड या बॉडी टेम्परेचर वो भी एक होमियोस्टेसिस की कैटेगरी में आ जाता है। हार्मोन एज अ केमिकल मैसेंजर, चले अब देखें, आपको पता है ये जो हार्मोन है ये सेल्स के दरमियान में या ग्लैंड्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करवाता है, सिग्नल के तौर पर काम करता है। अब ये कौन से मॉडल को फॉलो करता है, ये लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करता है कि हार्मोन भाई क्या है कि की के तौर पर काम करता है और इसका जो रिसेप्टर होगा वो लॉक होगा, मतलब जैसे स्पेसिफिक की जो ना स्पेसिफिक लॉक को ओपन करता है, तो इसी तरीके से जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक होगा फॉर एनी रिसेप्टर, ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होंगे और उनके स्पेसिफिक हार्मोन होंगे, कोई दूसरा हार्मोन किसी दूसरे हार्मोन को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं कर सकता। अब जैसे ही बेटा ये बाइंडिंग होगी, रिसेप्शन होगी, तो उसके बाद जो ना वो टारगेट सेल में क्या करेगा, स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं वो क्रिएट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, अब इसके ऊपर जो ना ये यहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद है, अब जैसे यहाँ पे ये हार्मोन आके अटैच होगा तो उसकी बेस पे जो सेल की इनर साइड पे क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। चलें जी, टाइप्स ऑफ हार्मोनल कम्युनिकेशन की बात कर लें। देखें, दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, एक तो ये कि बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकती है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज करेगा वो थायराइड ग्लैंड को जाके इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रेट करेगा जो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड जो फर्दर हार्मोन सेक्रेट करता है वो किसी मतलब किसी दूसरे आर्गन पे टारगेट करेगा जिसका जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर वो नहीं काम करेगा, ठीक है। मतलब बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है और स्पेसिफिक टारगेट हो सकता है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा। अब ये थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, चूँकि अब इट इज़ बिटवीन टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस वजह से जो ना ये क्या करेगा, यानी इस तरह की भी कम्युनिकेशन हो सकती है। अब थायराइड ग्लैंड की अगर फर्दर आप बात कर लें बच्चों, ये डिफरेंट जो है ना आर्गन पे जाके टारगेट आर्गन पे इम्पैक्ट करता है। अब जैसे आप बात कर लें कि ये जब थायराइड है ये क्या करेगा, थायरॉक्सिन सेक्रीट करवाएगा। अब इस थायरॉक्सिन का क्या काम होगा कि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और भी ऐसे जो एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करेगा। अब इसी तरीके से आप कैल्सिटोनिन की बात कर लें, ये हमारे बॉडी के कैल्शियम को रेगुलेट कराएगा, स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे जाके एक्ट करेगा। तो अब इट मे बी बिटवीन जो ना स्पेसिफिक ग्लैंड्स की बात कर लें, एंडोक्राइन ग्लैंड के दरमियान में भी हो सकता है और स्पेसिफिक टारगेट सेल के दरमियान में भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो ना ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अब थायराइड ग्लैंड के अलावा जो थायरॉक्सिन यानी एक स्पेसिफिक जब ये हार्मोन रिलीज करेगा तो उसका काम हमारे बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शंस को रेगुलेट करना है, तो ये उसके टारगेट आर्गन होंगे जो ये काम करवाएंगे, ठीक है। अब बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड और टारगेट आर्गन की बात कर लें कि अब जैसे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन सेक्रेट करेगा। अब इंसुलिन किसको जाके एक्ट करेगा, ये मसल्स और लीवर को, और मसल्स और लीवर दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये बेस्ट एग्जांपल जो नहीं आपको समझ आ गया होगा कि जो बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड और टारगेट ग्लैंड भी हो सकता है, टारगेट आर्गन भी हो सकता है, ठीक है।
टारगेट ग्लैंड के हवाले से ये थायराइड की बात कर लें कि पिट्यूटरी भी क्या ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड भी एक ग्लैंड है। और दूसरी तरफ जो ना आप एंडोक्राइन ग्लैंड और टारगेट आर्गन के हवाले से बात कर लें कि अब पेंक्रियाज है, इंसुलिन सेक्रेट करता है, ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। और ये किसको इफेक्ट करेगा? मसल्स और जो ना लिवर सेल्स को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब यहाँ से जो ना साइड टिडबिट यानी साइड बॉक्स दिया हुआ है टिडबिट, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 1902 में बेलिस और जो स्टेरलिंग बेटा, ये स्टेरलिंग है और ये क्या है? ये बेलिस है, ठीक है। बेलिस, ठीक है, बेलिस। और उसके बाद जो ना ये स्टारलिंग है, स्टेरलिंग कह रहा हूँ, स्टारलिंग, ठीक है। फर्दर इसका पूरा नाम आंस्ट मेरे ख्याल से, ठीक है, स्टारलिंग है। अच्छा, अब बेटा इन्होंने क्या किया, क्या डिस्कवर किया? यानी जो ड्यूडिनम है उससे जो ना सेक्रेटन जो हार्मोन है, यानी उसका जो प्रोडक्ट किया है, वो क्या किया, उसको निकाला है। और उस उन्होंने इसके लिए जो फिर फर्दर टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, वो हार्मोन इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब ये कि जो पेंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, आपको पता है पेंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में आता है। तो अब यहाँ पे यानी जो सेक्रेटन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो इस चीज़ को रेगुलेट करवा रहा होता है पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन को, तो उस सेक्रेटन को जो केमिकल सेक्रेट हुआ था, उसको उन्होंने जो ना उसके लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो हार्मोन इंट्रोड्यूस किया था। अब हार्मोन का मतलब क्या होता है? टू एक्साइट और सेट इन मोशन। अच्छा, अब केमिकल हार्मोन्स की फर्दर कैटेगरीज हैं बच्चों। अब हार्मोन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं विद स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कर लें कि हार्मोन स्टेरॉइड भी हो सकती हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड भी हो सकती हैं, कैटाकोलामाइन भी हो सकती हैं, अमीनो एसिड ड्राइव भी हो सकती हैं और पेप्टाइड ड्राइव भी हो सकते हैं। अच्छा, अब स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात कर लें, कार्टिसोन है, एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है। अब कौन कौन से ग्लैंड सेक्रेट करते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टीज है, ओवरीज और प्लेसेंटा। अब ये कार्टिसोन और जो एल्डोस्टेरॉन है, ये कौन सेक्रेट करता है? एड्रीनल ग्लैंड। टेस्टोस्टेरॉन जो ना टेस्टीज सेक्रेट करती है और एस्ट्रोजन ये जो ना ओवरीज और प्लेसेंटा से रेलिवेंट है। फर्दर बेटा पेप्टाइड हार्मोन की बात कर लें, सोमैटोट्रोफिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिन है और इंसुलिन। अब बेटा जो फर्स्ट थ्री है, फर्स्ट थ्री पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा और उसके बाद जो लास्ट है वो पेंक्रियाज सेक्रेट करता है। फर्दर कैटाकोलामाइंस है जिसमें एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन है, जो कि दीज आर सेक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला। अमीनो एसिड ड्राइव्ड है। आप बात कर लें बेटा थायरॉक्सिन की, कि वो थायरॉक्सिन एक्चुअली कौन सेक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है। पेप्टाइड की बात कर लें, ऑक्सीटोसिन है, वाजोप्रेसिन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन और क्या है? थायराइड पैराथॉर्मोन। ये एक्चुअली इसमें हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकता है, थायराइड ग्लैंड भी इन्वॉल्व है और इसमें पैराथायराइड ग्लैंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो ना कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस। ये यहाँ से हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे ये क्या मौजूद है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर जो ना अटैच्ड विया इन्फेंडिबेलम, इन्फेंडिबेलम के साथ ये जो ना ये अटैच होता है इनके दरमियान में, मतलब ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके दरमियान में इन्फेंडिबेलम है, ठीक है, जो न्यूरो सेक्रेटरी फाइबर्स है और साथ में इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। अच्छा, अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ना जो हार्मोन सेक्रेट करता है, मैंने उसका टेबल बना लिया है, क्योंकि ये ज़्यादातर टेबल के फॉर्म में से या एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो ना टेबल बना दी है। अच्छा, अब इसमें बच्चों फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है जिसको जीएच या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, हमारी ग्रोथ को और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। अब अगर इस ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए तो डॉर्फिज्म हो जाती है, हाइट छोटी रह जाती है। और अगर इसकी सेक्रीशन इनफ हो जाए, मतलब मुनासिब मिकदार में हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो जाइगेंटिज्म काज करता है। अगर उस ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो इस केस में क्या हो सकता है? एक्रोमेगले हो सकता है, जिसकी बेस पे यानी फिंगर्स वगैरह या आप कह लें आम यानी छठी उंगली वगैरह ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि जो ना इसको टीएसएच का कहा जाता है, और ये स्टिमुलेट द थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि थायरॉक्सिन को सेक्रेट करवाता है या कैल्सिटोनिन को सेक्रेट करवाता है। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक तो ये थायराइड इफेक्ट तो जाके थायराइड ग्लैंड पे ही करेगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा, जो कि थायराइड हार्मोन सेक्रेट करेगा। थायराइड हार्मोन में से जो ना एक थायरॉक्सिन होगा। चले यहाँ पे थायराइड ग्लैंड लिख लिया। अब ये फर्दर एक तो ये थायरॉक्सिन सेक्रेट करवाएगा, ठीक है, थायरॉक्सिन सेक्रेट करवाएगा और क्या सेक्रेट करवाएगा? कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब थायरॉक्सिन एक्चुअली ये हमारी जो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्रोथ है, इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे, उसको रेगुलेट करता है। और कैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको रेगुलेट करवाता है। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो उसको बोन में डिपॉजिट करता है। अगर इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये हाइपर थायराइडिज्म क्रिएट करवाता है। अगर कम हो जाती है तो वो हाइपोथायराइडिज्म जो है ये क्रिएट करवाता है। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है। फर्दर एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH है,
ठीक है, अब ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये किसको जाके इम्पैक्ट करता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाके इम्पैक्ट करता है, वहाँ से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रेगुलेट करवाता है जो हमारे स्ट्रेस सिचुएशंस वगैरह इन चीज़ों को मतलब। अच्छा, इसमें ये है कि भाई जब हम स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं ना, तो जो है ना ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज होता है और ये हार्मोन सेक्रेट करवाता है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा, फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि ये भी हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है जो गैमेट्स स्पर्म या एग की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करवा रहा होता है। अगर इसमें यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो उससे जो स्टेराइल यानी जो भांजपन है, इनफर्टिलिटी वो काज हो सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या आप इसे इंटरस्टिशियल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी स्टेरॉइड हार्मोन, इंटरस्टिशियल कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो ICSH है ये मेल में इसको कंसिडर किया जाता है, बाकी जो ल्यूटिनाइजिंग है वो फीमेल के लिए कंसिडर किया जाता है। अब इसके क्या काम होते हैं? फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है, मेल में ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और अगर ऑफ कोर्स बेटा अगर इसकी सेक्रेशन ना हो तो वो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, यानी ओव्यूलेशन ना होना, या फिर आप बात कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ना होना, तो जिसकी बेस पे जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बंदा वो अपीयर करने लगता है। अब फर्दर बेटा प्रोलैक्टिन है या आप इसे लिटियोट्रोपिक हार्मोन भी कह सकते हैं, ये मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो गैलेक्टोरिया काज कर सकता है कि जो ब्रेस्ट है बेटा, ठीक है, अब ब्रेस्ट से क्या होता है कि जो मिल्क है बेटा उसका सेक्रेट होते रहना, सेक्रेशन। और बेटा अगर इसकी जो कम सेक्रेशन कोई तो मतलब रिलीज हो तो वो लैक्टेशन फेलियर का बहस बनती है। मीडियन लोब है बेटा फर्दर, मीडियन लोब जो है ये क्या सेक्रेट करता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। अब ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा बेटा? मेलानिन प्रोड्यूस करवाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान इसकी क्वांटिटी हाई होती है, इस वजह से जो शेप है बेटा वो थोड़ा शेप कह रहा हूँ, स्किन कलर बेटा वो क्या क्या कैसे दिखाई देता है? थोड़ा डार्क दिखाई देता है बेटा। ये डार्क एक प्रोटेक्टिव कलर कह लें, प्रोटेक्टिव फंक्शन के तौर पर काम करता है कि किसी तरीके की डिजीज़ वगैरह से प्रोटेक्शन और रेडिएशन वाले डिजीज़ से। अच्छा, फर्दर बेटा कंट्रोल्ड बाय मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब इसका जो इनहिबिटरी हार्मोन होगा जो जाके इस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाके इनहिबिट करेगा और फिर जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अच्छा, फिर फर्दर जो पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर लोब है जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसको कहा जाता है, ये क्या करेगा? स्टोर एंड रिलीज हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स हैं जिनको वो रिलीज करेगा, ये उनको क्या करेगा? स्टोर करेगा। एक बेटा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और दूसरा क्या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन है बेटा। अब ये वाटर की रिटेंशन में बाय किडनी और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कि भाई हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है तो ये वेजोप्रेसिन रिलीज होगा और ये क्या करेगा? जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा। और अगर इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपाइडस हो जाता है, जिसमें से जो यूरिन होगा वो क्या होगा? वो डेल्यूट होगा। डेल्यूट का मतलब उसमें से ज़्यादा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फर्दर ऑक्सीटोसिन है जो कि यूट्रेन कंट्रैक्शन, मतलब जब यूट्रस कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो जो बेबी है वो बाहर की तरफ जो है एक्सपेल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ये मिल्क की इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो वीक लेबर, मतलब वो जो बेबी एक्सपेलोजन जो है वो बहुत कम होगी, और अगर ज़्यादा है तो यूट्रेन रैप्चर होगा और जो बेबी है वो आउटसाइड पे मूव करेगा। फर्दर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये सेंटर में ये ट्रैकिया के इस साइड पे एक मौजूद होता है, दूसरा इस साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया और बिलो द लैरिंक्स, ऊपर ये लैरिंक्स मौजूद है, इस लैरिंक्स से नीचे मौजूद होते हैं। प्रोड्यूस बेटा थ्री हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्राई आयोडोथेरोनिन जिसे T3 कहा जाता है, और थेरोक्सिन जिसमें टेट्रा आयोडोथेरोनिन भी कहते हैं या T4 भी कहते हैं, थेरोक्सिन भी कहते हैं, जिसमें 4 आयोडीन होते हैं, इसमें 4 आयोडीन होते हैं, और इसमें कितने आयोडीन होते हैं? 3 आयोडीन होते हैं। अच्छा, और उसके साथ जो है ये क्या रिलीज करता है? कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है। अच्छा, अब T3 और T4 के फंक्शन क्या है? ये T3 T4 एक्चुअली आयोडीन के नंबर की बात की जा रही है कि इसमें इतने हैं, उसमें इतने हैं। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो इसको इम्पैक्ट करता है। और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, जिसमें ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, और भी ऐसे कई एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे होते हैं। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है। फर्दर जो है नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में फीटस और इन्फेंट्स में इसमें इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट मसल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ और मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन में इन्वॉल्व होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की मोटेलिटी, मतलब उसका जो मसल सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मूव करते हैं उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होता है।
यहाँ पे देखें हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करता है जो ट्राई आयोडोथेरोनिन और टेट्रा आयोडोथेरोनिन और साथ में जो है कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन सेक्रेट करता है। अब थायराइड डिसऑर्डर के हवाले से बात कर लें, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वह हाइपरथायराइडिज्म क्रिएट करता है। अब एक्सेस सेक्रेशन ऑफ मतलब T3 T4 की क्वांटिटी, उसकी जो सेक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स हाई मेटाबॉलिक रेट, रिपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ब्रीथिंग रेट या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकती है, स्वेटनिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकती है, और एक्सोफिथेलमिया। अब एक्सोफिथेलमिया में क्या है कि जो आइज हैं वो बाहर की तरफ जो है ना बाहर उभरी हुई होती हैं, बाहर मतलब इसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, कुछ ऐसे ही जो है सिम्टम्स होते हैं बेटा। फर्दर साइंस स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लें बेटा, इसमें T4 बेटा 90% ऑफ द थायराइड सेक्रेशन होती है, और उसके बाद जो है बेटा 3% T3 बेटा वो 10% होता है, लेकिन ये 4 टाइम्स मोर पोटेंट दैन T4 है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है मतलब वो थोड़े अच्छे टाइम के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, वो T4 होता है, जो एक लंबे ड्यूरेशन तक वर्केबल होता है। अच्छा, फर्दर किडनी के हार्मोन्स की बात कर लें, रेनिन है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एरिथ्रोपोइटिन है, ये स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। इसी तरीके से कैल्सिटोरोल है, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम इंटेस्टिन। फर्दर हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायरॉक्सिन है उसकी क्वांटिटी कम सिक्रीट होती है, जिसकी बेस पे मैक्सोडीमा होता है। अब मैक्सोडीमा क्या होता है, लो मेटाबॉलिक रेट, चिल फीलिंग, पफी आइज, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, ओडीमा हो सकता है, टंग स्वेलिंग, या मतलब ओडीमा का मतलब बॉडी स्वेल हो जाती है। और ग्वाइटर भी हो सकता है। ग्वाइटर एक्चुअली आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये स्पेशली जो माउंटेन एरियाज में होता है बेटा। आप जो घर में टेबल साल्ट जो लेते हैं उसमें लिखा होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन मिला नमक, ठीक है, ये उसके ऊपर जो ना लिखा होता है, या आयोडीन साल्ट भी आप लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। और इन्फेंट्स वगैरह में इसकी अगर आप बात करें, ठीक है, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्रिटिनिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो ना मेंटल रिटार्डेशन, जो ब्रेन स्कल की प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती, पुअर ग्रोथ होती है, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज भी प्रॉपर मतलब उसकी इरेगुलर दिखाई दे रही होती है, डिलेड प्यूबर्टी भी हो सकती है, और इनफर्टिलिटी मतलब जो टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, इन हार्मोन्स वगैरह की प्रोडक्शन या फिर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसकी भी प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती। फर्दर कैल्सिटोनिन है प्रोड्यूस्ड बाय सी सेल्स ऑफ थायराइड। यहाँ पे आपको एक्चुअली ये कुछ सेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको नाम दिया जाता है सी सेल। अब इसी सी सेल में क्या होती है कि बेटा इनकी प्रोडक्शन होती है ट्रिगर्ड बाय हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। अब जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई है तो फिर उसको यहाँ से ट्रिगर करके जो बोन्स वगैरह में बेटा उसकी डेपोजिशन है वो की जाती है। इनहिबिट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टिन में बेटा उस वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेटा इनहिबिट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लड में पहले ही ज़्यादा है। रिड्यूस द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी में वही बेटा रीअब्जॉर्प्शन को भी वो क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है बढ़ गई, ये क्वांटिटी यूरिन से निकल जाए बाहर। अब जो बोन ग्रोथ के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कैल्सिटोनिन बेटा, कैल्शियम इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बोन बेटा, तो उससे क्या होता है कि आपको पता है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होता है, हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। कैल्शियम वाला जब क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो बेटा उससे आपको पता है जो किडनी स्टोन है वो भी पॉसिबल हो सकती है। फर्दर बच्चों थायराइड ग्लैंड है, 4 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड बेटा, ये आपको पता है थायराइड ग्लैंड मौजूद है। अब इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, 2 एक साइड पे मौजूद होते हैं। ये पैराथ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, मेंटेन द कैल्शियम बैलेंस इन ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं। रिलीज्ड बाय लो कैल्शियम लेवल बेटा, कैल्सिटोनिन उस वक्त रिलीज होता था जब कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। पैराथ हार्मोन उस वक्त रिलीज होगा जब कैल्शियम की क्वांटिटी ब्लड में कम होगी। इनहिबिटेड बाय हाई कैल्शियम, और जब हाई कैल्शियम होगा तो इसकी सेक्रेशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। वर्क एंटागोनिस्टिकली टू कैल्सिटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो ये सेक्रेट होगा, जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन सेक्रेट होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं, इस वजह से जो ना हम एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फर्दर डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायराइड है, ठीक है, जिसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म है, जिसमें ज़्यादा सेक्रेशन हो जाती है, यूजुअली ड्यू टू ट्यूमर, किसी ट्यूमर वगैरह की वजह से हो सकता है, बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। हाई कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको हाइपर कैल्सीमिया भी कह सकते हैं। मसल्स वीक हो जाती हैं, किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, और हाइपर पैराथायराइडिज्म मतलब इस कंडीशन में जो ना कम सेक्रेट होता है, इसको हाइपोकैल्सीमिया का नाम देते हैं। न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो होती रहती है। लीड्स टू टेटनी, मसल्स जो ना कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, जिसकी बेस पे जो मतलब नर्व्स न्यूरॉन्स अगर एक्साइटेड रहेंगे वो मैसेजेस भेजेंगे, मैसेजेस जो है ना आपके जो मसल्स वगैरह उनको कंट्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे, और अगर ज़्यादा देर तक ये रहे तो उससे फैटल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आपके डायाफ्राम के मसल्स कंट्रैक्टेड रहेंगे तो बढ़ गए। रेस्पिरेटरी चेंज, डायाग्राम लिखा हुआ है, डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। चलो जी, वो कहते हैं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं। वो सिप वो क्या कहते हैं, सिप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, ठीक है, रहा,
और सिप भी लेते रहो साथ में, ये ना बोर हो जाओ, लेक्चर खत्म कर दो, पढ़ना ही नहीं है भाई, पढ़ना तो फिर भी आप लोगों ने है, तो पढ़ना है आप लोगों ने चाहे जैसे भी हो। अच्छा बच्चों, फर्दर जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेटा मौजूद होती हैं, एक्सोक्राइन टिश्यूज, एंडोक्राइन टिश्यूज। अब एक्सोक्राइन एक्चुअली ये क्या करती है कि प्रोड्यूस एंड सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो कि स्पेसिफिक पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या होगा बेटा रिलीज होगा। और एंडोक्राइनिक टिश्यूज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। अब एंडोक्राइन पैचेस जो ना ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आगे इस पेज पे कि यहाँ पे ये ब्लू टाइप के कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये एंडोक्राइनिक पैचेस हैं जिनके ऊपर मतलब यही ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो दो डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक बीटा सेल होता है, दूसरा अल्फा सेल होता है। बीटा सेल जो ना इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, अल्फा सेल जो ना ये ग्लूकागोन सेक्रेट करता है और इनकी जो क्वांटिटी है वो ऐसे सेल्स की क्वांटिटी कम होती है। सेल डायरेक्टली रिस्पॉन्स टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब ये उस वक्त एक्टिवेट होंगे जब ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंजेस आएंगे। रोल ऑफ इंसुलिन है, ठीक है, कि सेक्रेटेड व्हेन ब्लड ग्लूकोज राइजेस, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया आफ्टर मील खाने के बाद, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करता है और क्या करेगा कि ग्लूकोज को स्केलेटल मसल्स में या फैट सेल्स में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, लीवर सेल में डिपॉजिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ये लीवर में होगा। उसके बाद स्टिमुलेट द ग्लूकोज यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की यूज होगी और वहां से बेटा एटीपी की प्रोडक्शन होगी। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट, फैट एक्चुअली यहाँ पे वो एडिपोज टिश्यूज में इसको स्टोर करेगा, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में, जिसकी बेस पे फिर बंदा बाद में ओबेस हो जाता है, मोटा हो जाता है। इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल है उससे ग्लूकोज का बनाना, नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मालिक्यूल से ग्लूकोज का बनाना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, तो उसको भी इनहिबिट करेगा। फर्दर रोल ऑफ ग्लाइकोजन है, सेक्रेटेड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो गया, इसी चीज़ को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट करता है। और उसके बाद जो है ना फर्दर इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, अपोज द इंसुलिन एक्शन जो कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है। और स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज को क्या करेगा, रिलीज करेगा। फर्दर सप्रेस्ड बाय हाई ग्लूकोज लेवल इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन, ये भी एक हार्मोन है, तो उसके जब जब ये रिलीज होगा तो ये इसकी एक्टिविटीज़ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट करवाता है, एक्चुअली इस दौरान हमारे जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो तेज़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। अब इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ग्लूकोज है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स को ज़रूरत होती है हाई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब भाग रहे हैं तो उस दौरान एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस ग्लूकोज को एक्चुअली क्या किया जाएगा, सॉरी ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होगी। या हम आगे एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी में भी इसको पढ़ेंगे कि एपिनेफ्रिन भी ये काम करवा रहा होता है, ठीक है। तो यही यानी जो ग्लूकागोन की सेक्रीटन है, सेक्रीशन है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इससे पहले अगर मैंने ग्लाइकोजन बोला हो ग्लूकागोन को तो उसके लिए माजरत, ठीक है, ये ग्लूकागोन है। अच्छा, फर्दर डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन की बात कर लें बेटा, हाइपोसेक्रीशन मतलब इंसुलिन की अगर कम सेक्रीशन हो तो डायबिटीज़ मिलाइटस होता है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ज़ायबिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में, यूरिन में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो हाई होती है। सेकंड हाइपोसेक्रीशन है, जिसमें क्या होता है एक्सेस ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, अब नॉर्मल हो सकता है, और नर्वस और मस्कुलर फंक्शन क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। अब फर्दर बेटा पेंक्रियाटिक सेल्स में कुछ एक्टिनर सेल्स होते हैं जो एक्सोक्राइनिक पेंक्रियाज के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पे आप देखें कुछ ये सेल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वाले, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटिंग, मतलब वही एक्टिनर सेल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेंगे। अब ये स्टोर एंड सेक्रेट इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम पेंक्रियाटिक जो जूस है वो सेक्रेट करेंगे। फर्दर रिलीज इनटू एक्टिनस ल्यूमिन, और ये ल्यूमिन है, इसमें क्या किया जाएगा, सेक्रेट किया जाएगा। और सेकेंडली आपको यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि ये हार्मोन सेक्रेटिंग जो ना ये आइलेट्स सेल्स हैं जो क्या करेंगे, हार्मोन सेक्रेट करेंगे और वो ब्लड के जरिए ट्रैवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट पानी पी लो फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोग चाय पी ले तब तक। हाँ जी, स्टार्ट करें, चले जी। फर्दर नेक्स्ट जो ना ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक्चुअली हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर मौजूद है। चले मैं कुछ अगर बनाऊँ यहाँ से, ठीक है, ये किडनी है। अब इस किडनी के ऊपर जो ना ये पैरामिड शेप का यूँ मौजूद होता है, ठीक है।
पिरामिड शेप का मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये किडनी है, इसके ऊपर ये पिरामिड शेप ये स्ट्रक्चर मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों किडनी पे लोकेटेड होता है और इसके दो सरफेस होते हैं। आउटर जो सरफेस होता है वो कॉर्टेक्स होता है और इनर क्या होता है, मेड्यूला होता है। अब ये यहाँ से इसका जो आउटर सरफेस शो हो रहा है ये इसका कॉर्टेक्स है, और ये जो नीचे ये शो हो रहा है ये सरफेस में इसका क्या मौजूद है, ये मेड्यूला मौजूद है। फर्दर ये डायग्राम में इन चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके किसी काम की नहीं है, आपके लेवल की नहीं है। अच्छा, फर्दर जो ना एड्रिनल मेड्यूला की बात कर लें। एड्रिनल मेड्यूला चूंकि इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये दो चीज़ें यानी एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन दोनों एक ही बात है। ठीक है, एपिनेफ्रिन याद कर लें या एड्रिनलिन याद कर लें, नॉर एपिनेफ्रिन याद कर लें या नॉर एड्रिनलिन याद कर लें, बात एक ही है। रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी के दौरान सेक्रेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने आप पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस चीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब उसके बाद एपिनेफ्रिन है बच्चों, ठीक है, एपिनेफ्रिन क्या करवाएगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाएगा। इस चीज़ को मैंने पीछे रेफरेंस में मैंने आपको समझाया था। एंड ब्रोंकियल डायलेशन भी वो भी डायलेट करवा देगा और ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देगा। लेकिन ये ब्लड फ्लो टुवर्ड द मसल्स होगा, क्यों, क्योंकि आपके मसल ने एक्टिव रहना है, एक्टिवेट होना है, वहाँ पे मैसेज आएगा, एनर्जी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी और एटीपी प्रोड्यूस होगी, मसल फिर रन करेंगे, वर्क करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ऐसा समझ लें कि मसल्स की तरफ जो है ना डायरेक्शन ब्लड का ज़्यादा हो जाता है और ब्लड डायलेट हो जाती है। अच्छा, फर्दर जो ना एपिनेफ्रिन की बात कर लें, ये दोनों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों रिलेटेबल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपोजिट फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये दोनों हार्मोन रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो एपिनेफ्रिन कर रहा होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए नॉर एपिनेफ्रिन भी मौजूद होता है। अब जैसे ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो वाइजो कंस्ट्रक्शन में कि ब्लड को डायलेट कंट्रैक्ट कर देता है ताकि उसकी डायरेक्शन स्किन की तरफ ना हो, बल्कि उनकी डायरेक्शन वही मसल्स की तरफ हो। और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, तेज कर देता है, ताकि जो ब्लड है उसकी फ्लो भी क्या होती रहे, स्मूथली होती है। अच्छा, फर्दर जो ना डिसऑर्डर के हवाले से बात कर लें, ओवर सेक्रेशन है, हाइपरटेंशन और एग्रेसिव बिहेवियर, ये चीज़ें पैदा होने लगती हैं। और अंडर सेक्रेशन, फेलियर टू कोप विद इमरजेंसी जो सिचुएशंस है वो फिर बंदा डील नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी नहीं है, बट देख लें कुछ ये सेल्स मौजूद हैं जो कि ये मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड या एल्डोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कुछ सेल्स मौजूद हैं जो कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड यानी कार्टिसोल जो ना वो सेक्रेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ये सेल्स मौजूद हैं जो एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है, ये कुछ ऐसे DHE ये हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं जिनको याद करना ज़रूरी नहीं है, एंड्रोजन याद कर लें काफ़ी है। फर्दर जो ना ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक टर्मिनल हैं जो एपिनेफ्रिन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया आपको पता है कौन है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये जो ये एरिया ये किसका है, मेड्यूला का है, जहाँ पे एपिनेफ्रिन सेक्रेट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड कार्टिसोन सेक्रेट होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड एल्डोस्टेरॉन, बेटा ये भी हमारे ब्लड में मिनरल की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। अब कंट्रोल्ड बाय एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब इसके अगर अंडर सेक्रेशन हो तो एडिसन्स डिजीज काज होता है, जिसमें मसल वीक होते हैं, सॉल्ट लॉस हो जाता है, कोलैप्स एंड स्ट्रेस में वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। और ओवर सेक्रेशन बेटा ये क्वेश्चन डिजीज काज करता है, जिसमें प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है, मसल्स और बोन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। स्मॉल नंबर ऑफ एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी क्या होती है कि ये सेक्रेट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद गुनेड्स है, ठीक है, गुनेड्स एक्चुअली, हाँ जी, रेडी हो जाओ बच्चों, ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है वो कहते हैं, ठीक है, शर्माना ठीक है बिल्कुल नहीं है, वी आर मैच्योर, ठीक है, हम सारे मैच्योर हैं, हम सारे अच्छे समझदार बच्चे हैं, ऐसे है कि नहीं, मैं भी बच्चा ही हूँ, नहीं हूँ इतना बड़ा, कोई 60 साल का। चलें जी। अच्छा, अब बेटा जो ग्रेनेड्स हैं अक्सर जो ना बच्चे इस टॉपिक को देख के उनको हंसी आ जाती है, मुझे नहीं पता कि क्यों आती है, ठीक है। तो बेटा बायो के मुताबिक जो है ना, बायो कहती है कि जो इंसान है वो एनिमल है, ठीक है, इंसान क्या है, एनिमल है। तो इस वजह से वो फिर जो हार्मोन्स हैं या ग्लैंड्स हैं या आर्गन्स हैं वो फिर पढ़ने में कोई शर्म वरम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चले खैर जो भी हो, पढ़ना तो है ना हमें, मैंने कहा चले बोर हो गए होगे, थोड़ी सी कुछ और बातें की जाए, चले स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, बंदा बोर हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि पढ़ते हुए बोर हो जाए आप लोग। चले स्टार्ट करते हैं बेटा। जो गोनेड्स हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं और साथ में गेमेट की प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। गेमेट्स में वही स्पर्म और एग की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, स्पर्म और एग की प्रोडक्शन होगी। ग्लैंड्स के हवाले से वही ये टेस्टोस्टेरॉन सेक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन सेक्रेट करेंगे, इसी तरीके से जो है ना प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेंगे। तो बेटा फीमेल गोनेड्स को नाम दिया जाता है ओवरीज का, और मेल गोनेड्स को किसका नाम दिया जाता है, टेस्टिस का नाम दिया जाता है। पहले फीमेल गोनेड्स ओवरी को डिस्कस करते हैं बच्चों। अब ये क्या सेक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा ऐसे ना,
अच्छा, अब एस्ट्रोजन है बेटा वो ग्राफियन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है, यानी जो ग्रोइंग फॉलिकल्स, जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं या ग्राफियन फॉलिकल्स, ये चीज़ ये देखें ये अब ये क्या कर रहे होते हैं फॉलिकल्स, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये इन्हीं फॉलिकल्स की ग्रोथ में कौन इन्वॉल्व होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा? फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। अब फॉलिकल्स फिर क्या करेंगे? एस्ट्रोजन सेक्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो जाएगी तो ये क्या करेगा? इस पे इम्पैक्ट करेगा और इसकी जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। इज इट क्लियर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। वही फॉलिकल्स जैसे डेवलप होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और वही एस्ट्रोजन फिर क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करेगा फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, जो भी हो गया काफ़ी है। चलें, एक तो बेटा ये सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होता है प्यूबर्टी में, मतलब पेल्विक और पबिक हेयर्स का आना, इसी तरीके से जो है ना वॉइस में थोड़ी थिन हो जाना, और इसी तरीके से जो ब्रेस्ट साइज है उसका इंक्रीज हो जाना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एस्ट्रोजन। फर्दर जो है ना हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ यूट्रिन वॉल आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन के बाद जो यूट्रस की वॉल है, एंडोमीट्रियल वॉल, उसको दोबारा फर्दर नेक्स्ट मतलब जो उसके लिए साइकिल है उसके लिए क्या करना है? प्रिपेयर करना है। एंडोमीट्रियम या एंडोस्टीरियम लिख के रखा है मैंने, एंडोमीट्रियम है बच्चों ये, ठीक है, एंडोमीट्रियम। उसमें बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उसको रेगुलेट करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है। इस चीज़ को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब जो यंग है बेटा उसमें इसकी सेक्रेशन कम होती है, फेलियर ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, यंग में नहीं वैसे अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती, और अगर एडल्ट में कम हो जाए तो फिर वो स्टेरिलिटी शो करते हैं कि भांजपन उनमें एबिलिटी नहीं है, एग प्रोडक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली बच्चा नहीं होगा, ठीक है। फर्दर जो ना क्या है, जिसे हम भांजपन भी कहते हैं। ओवर सेक्रेशन बच्चों होगी तो उससे फेब्राइड्स बन जाएंगे। फेब्राइड्स एक्चुअली क्या होते हैं कि कुछ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो ट्यूमर्स एक्चुअली क्या करेंगे, ठीक है, जो कि फिर यूट्रस वगैरह को या उन स्ट्रक्चर को ब्लॉक कर देंगे। अब इसी कैटेगरी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी है, पीसीएस जिसे कहते हैं, तो उससे भी ये जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है एक्सेट्रा, ये चीज़ें बेटा इसमें इंक्लूड है। अच्छा, ये कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, इस चीज़ को देख लें फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखें ये हाइपोथैलेमस है बेटा, वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सेक्रेट करवाएगा। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा कि जो ना जो फॉलिकल्स है उसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, तो वो फिर जो ना साथ में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। यही एस्ट्रोजन फिर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके इसी ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्रोथ को रोक देगा। ल्यूटिनाइजिंग की नहीं, स्पेशली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्रोथ को रोक देगा। अच्छा, अब एस्ट्रोजन की जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी बच्चों, जैसे एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साथ में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब जिसकी बेस पे फिर क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन कब होगी? जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी हाई होगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्रोथ की जो क्वांटिटी है वो कम होने लग जाएगी, उसको इनहिबिट किया जाएगा और ल्यूटिनाइजिंग सेक्रेट होगी। ल्यूटिनाइजिंग क्या करवाएगा? ये ओव्यूलेशन करवाएगा और एग क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। चलें जी, और फर्दर साथ में प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी होती है जो कार्पस लूटियम यानी जो रैप्चर्ड फॉलिकल है। अब ये इस फॉलिकल था ना, ये अब इस फॉलिकल से एवोल्यूशन हुई है, एग निकल गया, उसके बाद वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्पस लूटियम फिर क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा जो प्रेगनेंसी वगैरह ये जो एंडोमेट्रियल वाल है उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। फर्दर प्रोजेस्टेरॉन है जिसको हमने फंक्शन अभी पीछे पढ़ा था कि ये कार्पस लूटियम सेक्रेट करता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। प्लेसेंटा भी बेटा प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेगनेंसी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इनहिबिट द फॉलिकल सेक्रेशन, वही ये चीज़ हमने कहा एस्ट्रोजन भी करवा रहा होता है, यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन भी इस चीज़ को रेगुलेट करवाएगा कि न्यू फॉलिकल्स की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, जो भी है काफ़ी है। मेंटेन द थिक एंड वस्कुलर यानी यूट्रस की वाल को, यानी यहाँ पे मैंने बताया था कि उसको मेंटेन करेगा ताकि यहाँ पे जो जाइगोट है उसकी इम्प्लांटेशन हो और जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट हो। और इसी तरीके से जो ओव्यूलेशन है बेटा इसको भी क्या करेंगे? सीज करेंगे। और अगर इस साइकिल के दौरान इसकी जो सेक्रीशन है वो कम हो तो फिर जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही उस एंडोमेट्रियल वाल को मेंटेन कर रहा होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर मिस कैरेज यानी बेबी बच्चा ड्रॉप होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों टेस्टीज है, मेल गोनेड्स हैं जो कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं अंडर द सेक्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। और निकम्मी मखलूक ऐसे ही आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे कोई पता नहीं है क्या है, ऐसे ना भूल जाता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कहती थी सर जी भूल गया, 5 मिनट के अंदर अंदर भूल गया, एक लाइन आगे से याद करती पिछला भूल जाता था, भूल गया। अलबत्ता ऐसे बच्चे भी हमने पास करवाए हुए हैं, यकीन माने, ठीक है।
जिनका पूरी फैमिली कहती थी कि भाई इनका ये पास हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पास हो जाए। ऐसे बच्चे भी फेडरल बोर्ड में पास हो गए। तो पता नहीं फिर आप क्यों इतना घबराते हैं, टेंशन लेते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। चाय खत्म तो नहीं होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा। चले खैर ठंडी ठंडी हो गई होगी यूँ कह लें। अच्छा, फर्दर बेटा बेटा मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैचुरेशन में ये इन्वॉल्व होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, जैसे दाढ़ी वगैरह, पेल्विक हेयर, पबिक हेयर, इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल ड्राइव्स को भी बेटा मेंटेन करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बेटा ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शनल स्टेट में रखता है। और अगर इसकी सेक्रेशन कम हो जाए तो फेमिनाइन, मतलब ये जो फीमेल जैसी आवाज़ें निकालते हैं लड़के, ठीक है, या मतलब इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आदतें हैं वो शो होने लगती हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। और ये मेल स्टेरिलिटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो मेल है वो फिर स्पर्म की प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगी, उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होगी तो कम होगी, मेल फिर जो है बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। उसके बाद बच्चों न्यूरो सेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। अब एक्चुअली आपको पता है हाइपोथैलेमस हंगर, थ्रस्ट, स्लीपिंग और टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद मेटाबोलाइट्स और जो हार्मोनल लेवल है ब्लड में उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। अब इसको ये मास्टर कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि मास्टर कंट्रोल सेंटर की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी बेचारा इस हाइपोथैलेमस की जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेचारा टीचर है। ठीक है, अब बल्कि आप कह लें हाइपोथैलेमस यहाँ पे डायरेक्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, और उसके बाद जो ग्लैंड्स है वो बेचारे टीचर हैं। टीचर किसका, प्रिंसिपल का जुल्म सितम बर्दाश्त करते हैं, और प्रिंसिपल फिर कोऑर्डिनेटर के नीचे चुप हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सारे एक ऐसा इस तरह का जो पैटर्न है वो चलता आ रहा है। मास्टर कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस हुआ, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, और बाकी जो है वो हार्मोनल सेक्रेट करते हैं। चलें जी, अब इसके पास एक्चुअली न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। अब इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये भाई एक तो नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करेगा, और साथ में जो ये सेक्रेटरी कैपेसिटी है, मतलब जो हार्मोन्स वगैरह न्यूरोट्रांसमीटर उसको भी सेक्रेट करेगा। पहली बात तो ये कि नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करवाएगा। दूसरी बात क्या कि ये न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोड्यूस द रेगुलेटरी हार्मोन्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, रेगुलेट द पिट्यूटरी हार्मोन सिंथेसिस और सेक्रेशन में इन्वॉल्व होगा। कैसे हार्मोन होते हैं बच्चों, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर होता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सेक्रेशन। रिलीजिंग का यही काम होगा भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंपैक्ट करेंगे, और इनहिबिटिंग का भी यही काम होगा। इसका काम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड तक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि भाई तू फलां टीचर को बोल, तू फलां टीचर को बोल, तू फलां ग्लैंड को बोल, तू फलां ग्लैंड को बोल। कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली टीचर से बात नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल से उसका वास्ता होगा। प्रिंसिपल फिर जो ना आपको पता है, कोऑर्डिनेटर कौन है, सॉरी डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रिंसिपल से बात करेगा, फिर प्रिंसिपल फिर कोऑर्डिनेटर से बात करेगा, कोऑर्डिनेटर टीचर से बात करेगा। तो डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं होता कि हर टीचर प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट हो जाए, बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस का क्या काम होगा बच्चों कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक लिमिटेड होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा हाँ भाई तू ये कर, तू वो कर, तू फलां कर, तू फलां कर, एक्सेट्रा। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेल बॉडीज। ठीक है, हार्मोन सेल बॉडीज में प्रोड्यूस होती हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। वो एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट होकर जो है ना एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते हैं, एक्सॉन की एंडिंग तक पहुंचते हैं। वहाँ सिनेप्सिस में मतलब ब्लड कैपिलरीज वगैरह हैं, तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के ऊपर जो ना कह लें कुछ टारगेट एरियाज मौजूद होते हैं, या ब्लड सेल्स में वहाँ से घुस के फिर टारगेट एरियाज तक जाते हैं, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस, आपको पता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने शुरू में बात की थी इस चीज़ की। अब इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करता है, जब रिक्वायर्ड होती है तब रिलीज करता है। हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय नॉन एक्सोक्राइनिक टिश्यूज या नॉन एक्सोक्राइनिक ग्लैंड की बात कर लें। अब स्टमक वाल की आप बच्चों बात कर लें, गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो पेप्सिन और एचसीएल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ड्यूडिनल वाल बेटा ये सेक्रेटिन और कोलसिस्टोकिनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो पैंक्रियाटिक एंड लिवर सेक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लेसेंटा बेटा एक नॉन एंडोक्राइनिक ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा ये लोकल हार्मोन्स हैं जो प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंडोर्फिन की बात कर लें बेटा, ये ब्रेन सेक्रेट करता है। ब्रेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जो कि बॉडी का जो नेचुरल पेन किलर है। ठीक है, एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है बेटा, तो जो कि रिसेप्टर वगैरह पे जाके बाइंड होता है। रिसेप्टर यानी पेन जो रिसेप्शन है, पेन सेंसेशन है, या नोसिसेप्टर वगैरह को जाके बुला करता है, जिसकी बेस पे हमें पेन फील नहीं होती। अब इसी तरीके से बेटा पीनियल ग्लैंड की बात कर लें, पीनियल ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। अब ये मेलाटोनिन हमारे जो सर्कैडियन रिदम्स है, मतलब हमारे जो स्लीप साइकिल है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल आप कह लें, इसको कंट्रोल करता है। और भी आप फर्दर बात कर लें इस हवाले से, सर्कैडियन है तो सर्कैनवल भी होता है बेटा, ऐसे सर्कैनवल। ठीक है, अब इसमें वही रिदम जिसमें आप बात कर लें मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, जो मंथली होता है। सर्कैनवल सॉरी सालाना होता है। ठीक है, एक मेरे ख्याल से एक इंफ्रारेडियन होता है,
इंफ्रारेडियन एक समथिंग ऐसा होता है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। इसकी 3-4 टाइप्स हैं। एक मतलब अल्ट्रा रेडियन है, एक इंफ्रारेडियन है, एक सर्कैंडियन है, एक जो ना सर्कैनवल है। तो ये जो ना सर्कैनियन एक्चुअली बेटा ये वो स्लीप वेक साइकिल जो 24 आवर होते हैं, एक मेरे ख्याल से इंफ्रा होता है समथिंग ऐसे, और सर्कैनवल ये सीजनली बेटा जो मतलब चेंजेस हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसकी टाइप्स देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल रिदम की टाइप्स है। ये टॉपिक बच्चों बायोलॉजिकल रिदम है, अगर इंटरेस्ट हुआ तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल रिदम। ठीक है, इंटरेस्ट हुआ तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, नहीं तो बस यही याद रखें कि ये सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है, जो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। और ये 24 आवर्स वाले साइकिल होते हैं, मतलब दिन को आप जाग जाते हो, रात को आप सो जाते हो, रात को ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है, ये चीज़ उसी के हाथ में होती है। फर्दर थाइमस ग्लैंड है बेटा, ये जो ना बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, थाइमोसिन प्रोड्यूस करता है। इसका क्या काम होगा, ये लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। टी लिम्फोसाइट्स आपको पता है ये क्या है, कि वो डायरेक्टली जो जो माइक्रोब्स हैं उनको वगैरह को किल जाके करता है। ठीक है, और इसी तरीके से लिम्फोसाइट की एक और टाइप होती है बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज पर रिड्यूस करता है। ऐसे ना पुरानी चीज़ें हैं फिर भी भूल जाते हो, निकम्मे बच्चे हो ना, इस वजह से। चलें आखिरी टॉपिक है भाई हमारा, 5 मिनट में खत्म करते हैं, बहुत बोर हो गए आप लोग, मैं भी बोल ही जा रहा हूँ सुबह से। अच्छा बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आ प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन कंट्रोल द मैकेनिज्म, के किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो फर्दर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, या उस रिएक्शन को बढ़ाएगा या कम करेगा। भाई एक रिएक्शन हुआ है, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, ये रिएक्टेंट है। बच्चों अबू आ गए, ठीक है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई। रिएक्टेंट है, इससे क्या बना, प्रोडक्ट बना। और अगर यही प्रोडक्ट इसी रिएक्शन को बूस्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर इसी रिएक्शन को इनहिबिट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर इसी रिएक्शन को बूस्ट कर देगा तो दिस इज नॉन एज पॉजिटिव इनहांस द चेंजेस, इनहांस द मतलब फर्दर रिएक्शन, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हुआ। अगर उसको इनहिबिट कर दे तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। तो फीडबैक कलेक्टिवली क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट वो फर्दर उस रिएक्शन को कंट्रोल करे, या बढ़ा दे या कम कर दे, इस चीज को नाम दिया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। बढ़ा दे तो वो पॉजिटिव होगा, कम कर दे तो नेगेटिव होगा। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है आगे लेक्चर में, लेकिन आपकी बुक में जस्ट एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ गया, मसला हो गया। अब इस मसले को डिटेक्ट किया जाता है नर्व सेल्स में जो हमारे ब्रेन में मौजूद है। ब्रेन और आप कह लें रिसेप्टर की बात कर लें, सेंसरी रिसेप्टर स्कैन में मौजूद होते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस कहेगा ओए यार ये क्या हो गया। फिर वो क्या करता है भाई, ठीक है भाई मसला पता हो गया, सिर्फ पसीना ही तो गर्मी तो आ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ गया ना, कोई मसला नहीं है भाई। भेजो भाई स्वेट ग्लैंड्स के पास जाओ, मैसेज भेजो उनको, कहो कि भाई पसीना निकालो जल्दी से जल्दी। फिर क्या होता है बेटा, जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बेस पे जो स्वेट है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है। हाई कैनेटिक एनर्जी वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी कैनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, तो वो एवापोरेट हो जाते हैं। बाकी जो जिनका टेम्परेचर यानी कैनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे रह जाते हैं। कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। तो हाई टेम्परेचर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो जाएंगे, बाकी जो कम जिनकी कैनेटिक एनर्जी थी वो वहीं पे रह जाएंगे। और जो कि कैनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, फिर कम फील होगा, जिसकी बेस पे ठंडक फील होती है हमें। मैं इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ बच्चों। देखो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, सेंसरी रिसेप्टर ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया और मैसेज आपके ब्रेन तक पहुँचाया, और ब्रेन से वही जो रेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन, जैसे हाइपोथैलेमस है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा। फिर उसके बाद आपकी स्वेट ग्लैंड्स को क्या करेगा, कि कहेगा कि ये ग्लैंड्स आपको पता है फैक्टर है, वो क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को कहेगा भी पसीना रिलीज करो, वो पसीना रिलीज करेंगे। और पसीना जैसे ही रिलीज होगा तो हाई टेम्परेचर यानी हाई कैनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जो लोअर कैनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो वहीं पे रह जाते हैं। तो लोअर कैनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि बच्चों टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो आपको ठंडक फील होगी। ठंडक आ गया, ठंडक अब चले आगे चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है बच्चों। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्पीड अप द प्रोडक्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। द रिस्पॉन्सेज आर नॉट होम्योस्टेटिक, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को बैलेंस नहीं किया जा रहा है, उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसको और बढ़ाया जा रहा है। अपना क्या है, बस होता रहे। एक्चुअली वो किसी ना किसी फायदे के लिए होते हैं, इस वजह से जो ना उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, वो होम्योस्टेटिक जो एक्शन है उससे भी ज़्यादा चला जाता है। और रेयर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये बहुत कम होता है, कम हमारे बॉडी नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल होती है। चले बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है। इस एग्जाम्पल चले मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रीडिंग आप लोगों ने खुद कर लेनी है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो बेबी का हेड है वो सर्वेक्स को पुश करता है, ठीक है। अब जैसे बेटा सर्वेक्स पुश होगा तो जो नर्व इम्पल्स है वो सर्वेक्स के जो मसल्स हैं वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा, किसको, ब्रेन को ट्रांसमिट होगा। और ब्रेन फिर जो ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा हाँ भाई रिलीज कर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। बेचारा पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसने हाइपोथैलेमस अपने कह लें कि क्या कहते हैं, किसकी बात कर रहे थे,
बताएं ना कमेंट में, जल्दी करें। डायरेक्टर की बात कर रहे थे, अब प्रिंसिपल जो डायरेक्टर का आएगा वही मानेगा। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया। अब ऑक्सीटोसिन ब्लड से होते 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 कहाँ तक आ गया, यूट्रस में आ गया। और यूट्रस को मैसेज मिला, भाई आपने क्या करना है, कंट्रैक्ट होना है, कंट्रैक्ट। अब जैसे ही बेटा क्या होगा कि यूट्रिन की वाल्स बेटा कंट्रैक्ट होंगे, जो बेबी है वो सर्विक्स की तरफ पुश होगा, जैसे पुश होगा तो बेबी जो ना वो एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक तो ये चीज़। अच्छा बच्चों, जैसे बेबी ठीक है सक करेगा किसको, ब्रेस्ट को, अब उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब जैसे जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा बेटा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, मिल्क की प्रोडक्शन होगी। तो ये भी क्या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल, अगर ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें कि सकलिंग ऑफ बेबी ठीक है वो क्या करे, प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। और जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी एक्चुअली उतनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगी उतनी फिर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन होगी। चलें जी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है बच्चों। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने बात की थी, क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का, फर्दर रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, इस चीज़ को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम दिया जाता है। अब ये वही हमारे बॉडी के तमाम होम्योस्टेटिक फंक्शंस यानी इसी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होते हैं। लेक्चर लेंथी हो गया, मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ, रीडिंग खुद कर लीजिएगा। देखो अब बच्चों, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, खाना खा लिया ना, ठूस लिया। तो अब खाना खाने के बाद जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, फिर क्या होता है कि जो आपके बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज के, वो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। ठीक है। अब वही जो इंसुलिन है वो फिर क्या करेगा, उस जो शुगर लेवल है यानी जो ग्लूकोज लेवल है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल्स एंड स्टोर द ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। इंसुलिन का क्या काम है कि ये लीवर में जाके ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और जिससे आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो दोबारा मेंटेन हो गया। हो गया। निकम्मे बच्चे हो ना, खाना टाइम पे खाते नहीं हो। अगर खाना नहीं खाओगे तो फिर भूख लग जाएगी। भूख क्यों लगेगी, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब खाना तो आप लोगों ने खाना ही नहीं है, हर वक्त नाराज़ हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात हो रही है। अब इस केस में बेचारा लीवर कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है आप लोगों के साथ। अब वो लीवर यानी लीवर और पेंक्रियाज की बात हो रही है यहाँ पे। अब बेचारा वो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज ग्लूकागोन सेक्रेट करेगा बच्चों। अब वो पेंक्रियाज फिर यानी जिसने ग्लूकागोन सेक्रेट करती किया है, अल्फा सेल से सेक्रेट किया है, अब बच्चों वो लीवर पे जाएगा। अब वो ग्लूकागोन कहाँ पहुँच गया, लीवर में पहुँच गया। अब लीवर कहेगा ठीक है यार, ये तो खाना खाते नहीं है, टाइम चीज़ों का ख्याल रखते नहीं है, मुझ पर ही सारा बर्डन प्रेशर डालते हैं। खैर है, मुझे करना है, बनाया गया इसी काम के लिए। तो फिर बेचारा लीवर क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को जो उसने स्टोर करके रखी हुई थी उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज दोबारा किस में चला आया, बच्चे ब्लड में चला आया, और जिससे दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और उसके बाद आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। ख़त्म। ठीक है, ख़त्म। और उसके बाद बच्चों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए रब्ता करना है। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं होती हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदे, आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी होती हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह इन सारी चीज़ें चाहिए। मैं एक चीज़ क्लियरली कहता हूँ, आपको एकेडमी से कई गुना बेहतर फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। बस इतना काफ़ी है। वीडियो में बच्चों एंड में कमेंट लाजमी करिएगा। ठीक है। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए। और उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। नंबर वही है जो मेंशन किया गया है, 0309 4406 718। अल्लाह हाफिज़।